नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। समय बहुत बलवान होता है, कब किसका समय बदल जाए कोई कह नहीं सकता है। महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते थे, लोगों के घरों पर बुलडोजर भेज दिया करते थे। लेकिन अब वही उद्धव ठाकरे भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन भी कर दिया और बदले में कुछ मिला भी नहीं। ममता बनर्जी पे आते हैं, वो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उनके पार्टी के किसी भी नेता के विरुद्ध, मंत्री के विरुद्ध एक उंगली उठ जाए तो वो धरने पर बैठ जाती थी। लेकिन आज उनके सीनियर मोस्ट लीडर, सीनियर मोस्ट मंत्री पार्थ चटर्जी जेल में हैं और ममता बनर्जी भीगी बिल्ली बन के बैठी हैं। उसी तरह भारत की बात करें तो भारत में एक समय था कि भारत विदेशों से, अमेरिका से बचा खुचा सड़ा गला गेहूं आयात करता था पैसे देके। लेकिन आज विश्व के अनेक देश, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड बैंक है और बड़े बड़े संगठन जो है भारत से भीख मांग रहे हैं कि भारत जो है हमको गेहूं की सप्लाई न बंद करे, हमको लगातार गेहूं की सप्लाई देता रहे। तो इस समय जो है बहुत बलवान होता है। आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर की। कारगिल विजय दिवस भी है। ऐसा ही एक समय था कश्मीर का कि कश्मीर में ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चार वहाँ की वादियों में गूंजा करते थे, जब सही मायने में कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग था। सूर्य का मार्तंड मंदिर पे वहाँ पूजा होती थी, माँ शारदा पीठ वहाँ पे थी, अमरनाथ की गुफा वहाँ पर थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, इस्लामिक शासन वहाँ पे स्थापित हो गया। स्वतंत्रता के बाद वहाँ का एक नया संविधान बन गया, नया झंडा बन गया। उसी के लिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्होंने बात भी कही थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। फिर धीरे धीरे कश्मीर का समय ऐसा बदला, कांग्रेस की सरकारें रहीं, फिर वो अलगाववाद का ऐसा समय चला कि कश्मीर में तिरंगा फहराना भी गुनाह हो गया। फिर 1990-91 का वो समय भी भारत ने देखा, कश्मीर ने देखा कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। और उसी समय 1992 में एक युवा नेता ये घोषणा करता है कि मैं आऊँगा कश्मीर में और लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराऊँगा, तिरंगा ध्वज फहराऊँगा। उसके बाद जो आतंकवादी हैं वहाँ से घोषणाएं होती हैं कि माँ का दूध पिया है तो वहाँ पे लाल चौक पे आके झंडा फहरा के दिखाओ, फतवे निकलते हैं। लेकिन 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जाती है, युवा मोर्चा वहाँ पे जाता है, मुरली मनोहर जोशी भी उसमें रहते हैं। और 26 जनवरी को उस स्थिति में जब आप जान सकते हैं कि 1991 में 90 में कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ से नरसंहार हो रहा होता है, नरसंहार हुआ रहता है और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जाके 26 जनवरी 1992 में तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। धारा 370 वहाँ से हटाई जाती है। कश्मीर में कई सारे विकास के कार्य होते हैं और आज कश्मीर में यही स्थिति है कि हर 26 जनवरी को वहाँ तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो तिरंगा फहराया जाता है। 26 जनवरी को पूरा लाल चौक जो है वो तिरंगे के रंग से रंग दिया जाता है। और अभी चूंकि आज जो है कारगिल विजय दिवस भी है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जाके वहाँ पर तिरंगा फहराया है। एक बाइक रैली निकाली है जिसमें लगभग 200 लोग शामिल थे। फिर भी आप उसका वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखिए, मैं वीडियो उसके लिए लगा दे रहा हूँ। 370 हटाने के बाद पहली बार लाल चौक की घंटा घर के सामने एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने पे मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज सफल किया है। साथियों, आज यहां इस लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे हैं तो इसके पीछे लाखों करोड़ों भारतीय नौजवानों का त्याग, तपस्या और बलिदान है। मैं आज ऋषि कश्यप के इस पुण्य धरती कश्मीर से उन सभी जवानों को, आर्मी के ऑफिसर्स को, लाखों करोड़ों युवा नौजवानों को मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूं आप सभी के ओर से, जिनके बलिदान, जिनके त्याग और तपस्या के वजह से आज तिरंगा इस लाल चौक पे लहरा रहे। साथियों, देश के सभी
प्रदेश से 75 से अधिक युवा मोर्चा कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश के शहीद जवानों के घर के सामने के आंगन से मिट्टी एक कलश के रूप में यहां ले आए। कल हम कारगिल में वॉर मेमोरियल में इन सभी कलशों में जो मिट्टी है वो मिट्टी को कारगिल वॉर मेमोरियल में हम समर्पण कर रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का कल्पना को युवा मोर्चा कल फिर एक बार साकार करेगा। धारा 370 भी हट गई, काफ़ी सारे काम हो गए, लेकिन फिर भी काफ़ी सिक्योरिटी है, क्योंकि अभी भी कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन है, वहाँ की युवाओं में, वहाँ के मदरसों से जो कट्टरपंथी बनाया जा रहा है वहाँ के मुसलमानों को, वो अभी भी जारी है। इसीलिए वहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी लेके आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, क्योंकि कश्मीर में कभी भी कहीं से भी गोली चल सकती है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव हो जाना, ऐसी स्थिति हो जाना कि तिरंगा कोई नहीं फहरा सकता, कि माँ का दूध पिया है तो तिरंगा फहरा कर दिखाओ, और उसके बाद इस तरह से मतलब एक राजनीतिक पार्टी का वहाँ पे कोई कार्यक्रम है और उसमें झंडा फहरा जाना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी की जय जयकार होनी चाहिए और हो भी रही है। तो और आज जो है कारगिल विजय दिवस भी है, तो हम लोग थोड़ा सा कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1998 की बात है, 1998 की बात है। मार्च में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं मार्च में। फिर मई में अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में ही, मतलब 1998 में ही परमाणु परीक्षण करते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी पहला परमाणु परीक्षण देश का कर चुकी थी और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी देश का दूसरा परमाणु परीक्षण करते हैं। उसके 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है, मई महीने में ही। फिर धीरे धीरे वर्ष बीतता है और उसके बाद फरवरी के दौरान ही, अगले साल फरवरी में, मार्च में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो स्पेशल कमांडोज होते हैं, जो उनके पैरामिलिट्री के और जो बटालियंस हैं, वो धीरे धीरे भारत में घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं मुजाहिदों के रूप में, मतलब डायरेक्ट नहीं। अब आप समझिए कि कश्मीर में जो जनवरी फरवरी का महीना होता है वो बर्फबारी का महीना होता है, बर्फ़ बहुत जमी रहती है। तो जो हमारी सेनाएं हैं उस बाउंड्री के पूरा एक छोर तक नहीं जाती हैं गश्त करने के लिए, और पाकिस्तान जो है वो लगातार उसमें फायरिंग भी करता रहता है कि तो उतना करीब हम लोग नहीं जा पाती हमारी सेनाएं। तो उसी का फ़ायदा उठा के फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के सेना के जो SSG होते हैं, स्पेशल कमांडोज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के ब्लैक कमांडोज होते हैं, वो मुजाहिदों के रूप में भारत में घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं और अप्रैल आते आते काफ़ी भारी संख्या में उनकी घुसपैठ हो जाती है। फिर मई में भारत की सेना को सौरभ कालिया में एक जवान होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं, उनको कुछ बकर चरवाहों से पता चलता है, बकरवालों से पता चलता है कि काफ़ी घुसपैठ यहाँ पे हो रही है, घुसपैठ हुई है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान के सेना के लोग घुसपैठ करें, ये था कि कुछ आतंकवादी हैं, कुछ मुजाहिद हैं। तो सौरभ कालिया अपनी 5-6 जवानों को लेके जाते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे घुसपैठ जो है बहुत ही बड़े स्तर की होती है, पाकिस्तान की मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व होती है, तो गन फाइट इंस्यूड होती है, उसके बाद इनकी गोलियां खत्म हो जाती है, फिर इनको घेर लिया जाता है और सौरभ कालिया को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब एक तरह से कब्जे में ले लिया जाता है। प्रिजनर ऑफ वार सौरभ कालिया बन जाते हैं। उसके बाद जो है सौरभ कालिया के बारे में जो 1 साल बाद उनको उनके जो बॉडी आती है, उनकी लाश आती है, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से सौरभ कालिया को वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। बहुत हद तक सौरभ कालिया को जो है टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर इतना कि उनके होठ तक काट दिए जाते हैं, दांत तोड़ दिए जाते हैं, स्कल में काफ़ी फ्रैक्चर होता है, कान में, उनके कान में लोहे की जलती हुई रॉड डाल दी जाती है, आँखों को निकालने से पहले फोड़ दिया जाता है, उनके जो गुप्तांग हैं उनको लहूलुहान और कुचल दिया जाता है। तो ये सौरभ कालिया के साथ होता है। फिर धीरे धीरे सौरभ कालिया इस तरह से उनका पता नहीं चलता है। फिर भारत की सेना को कुछ चीज़ें पता चलती हैं, फिर धीरे धीरे मिलिट्री वहाँ पे होना शुरू होता है। अभी भी भारत की सेना को ये क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक उनको ये लग रहा था कि कोई मुजाहिद है या आतंकवादी है, और पाकिस्तान के उधर से भी ये इसी तरह का कम्युनिकेट किया जा रहा था, इसी तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि जो भी कश्मीर में हो रहा है
वो उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं, वो कश्मीर का अपना मसला है, वो कश्मीर के जो मुजाहिद हैं वो लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना उसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर भारतीय सेना धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है, धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर बाद में भारतीय सेना को पता चलता है, जो उनकी कम्युनिकेशंस को भारतीय सेना इंटरसेप्ट करती है, उससे पता चलता है कि इसमें पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे इन्वॉल्व है। इवन जो उस समय पाकिस्तान की सेना के जनरल होते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ, उस समय वो चाइना में होते हैं, और पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो अब नंबर 2 से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको भी भारतीय सेना इंटरसेप्ट कर लेती है, और उससे पता चलता है कि सीधे सीधे इसमें जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्व है। उसके बाद भारतीय मिलिट्री और प्रोएक्टिव होती है, भारी संख्या में मोबिलाइजेशन होता है। 25 मई को एयरफोर्स को उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, और अनुमति इस पे दी जाती है कि एयरफोर्स के जो लोग हैं, मतलब जो हमारे विमान से हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। तो ये शर्त के साथ होती है। और जो हमारे उस समय सेना के जनरल होते हैं, वो इसकी गंभीरता का पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं। तो जब वो भारतीय वायुसेना से मदद भी जब मांगी जाती है, तो उनसे मतलब फुल प्रूफ मदद नहीं मांगी जाती फुल स्केल पे कि हमें मिसाइल चाहिए और फाइटर जेट चाहिए इस तरह की, तो उसमें चूक होती है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना अपना दबदबा बढ़ाती है, और उसके बाद पाकिस्तान के उस समय जो राष्ट्रपति थे नवाज शरीफ, वो हार को सामने देखते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात जाती है, मतलब आप ये समझिए पाकिस्तान की सेना के जो जनरल हैं परवेज मुशर्रफ, उस समय वो चाइना में है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें चाइना का भी हाथ है। लेकिन उनको लगता है हार स्पष्ट दिखती है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी दबाव बनाते हैं, तब पाकिस्तान की सेना वापस होती है। धीरे धीरे जो है नवाज शरीफ भी अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं, और ये आज ही का दिन था, 26 जुलाई का दिन था, जब पाकिस्तान की सेना पीछे हट जाती है और पीछे ढकेल दी जाती है, और कई कई जगह रुकी रहती है, जैसे टाइगर हिल्स पे, तो उस पर हमारे जवान कब्जा करते हैं। जैसे उसमें विक्रम बत्रा होते हैं, मनोज पांडे होते हैं, यादव जी एक होते हैं। मतलब कारगिल का युद्ध ऐसा युद्ध था कि हमारे लगभग 500 से अधिक जवान उसमें मारे जाते हैं, कई सारे ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। और कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र, मतलब हाईएस्ट है किसी भी युद्ध में, 4 परमवीर चक्र जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है योद्धाओं को, और सभी जो है मरणोपरांत दिया जाता है कि इस तरह की कैजुअलिटी जो है कारगिल के युद्ध में होती है। और कारगिल के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उनकी सरकार जो है उस समय केयर टेकर सरकार थी, वो फुल प्रूफ सरकार नहीं थी। मतलब आप ये समझिए, मार्च में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये पाकिस्तान जो है लगभग दिसंबर, जनवरी और फरवरी से शुरुआत कर देता है घुसपैठ की, धीरे धीरे बर्फबारियों के समय ही। लेकिन उसी दौरान मई में जो होता है, जो AIDMK पार्टी है, उसकी जो अध्यक्ष थी जयललिता, वो वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लेती हैं। और उस समय सरकार भी वाजपेयी जी की ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, गठबंधन मिला के सरकार बना था, और जयललिता इस बात के लिए गठबंधन अपना समर्थन वापस ले लेती है कि उस समय तमिलनाडु में DMK की सरकार थी, और DMK की सरकार ने उनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के केस कर रखे थे, कई सारे आरोप थे, उस पर सुनवाई चल रही थी। तो जो केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके माध्यम से तो उनको राहत मिल जाती है जो मामला केंद्र में होता है। लेकिन जो DMK वहाँ के राज्य में मामले चल रहे होते हैं, तो उसमें जेल भी वो जा चुकी रहती हैं, जेल भी उनको कई बार हो चुकी रहती है। तो वो जयललिता ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी धारा, जो संविधान का जो आर्टिकल है 356, उसका प्रयोग करके वहाँ पे जयललिता को DMK की सरकार को गिरा दे, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नहीं कर रहे थे, तो उससे क्रोधित होकर सुब्रमण्यम स्वामी से मिल के जयललिता जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है, और 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है। तो ये उनकी 13 महीनों की सरकार रहती है। उसके बाद दोबारा ये जो कारगिल युद्ध होता है, उसके बाद दोबारा से, अब देखिए कारगिल युद्ध भी हो रहा है, सरकार इनकी गिर चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी की, ये एक तरह से केयर टेकर ही प्रधानमंत्री हैं। तो और उसी समय अक्टूबर में ये निर्धारित, मतलब पहले ही निर्धारित हो जाता है कि अक्टूबर में दोबारा से लोकसभा के चुनाव होंगे, और ये जो है केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं। तो मतलब किस तरह का माहौल उस समय रहा होगा, पाकिस्तान ने किस तरह से उस समय मौके का लाभ उठाने का सोचा, और किस तरह की परिस्थितियां उस समय रही होंगी। फिर अक्टूबर में जो है दोबारा से लोकसभा चुनाव होते हैं, और कारगिल युद्ध विजय के बाद भारत का जो शेयर मार्केट है
अगले साल जनवरी तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और 30% ग्रो करता है। अक्टूबर में चुनाव होते हैं, दोबारा से जो एनडीए है जीत के आते हैं और गठबंधन के साथ मिलकर जो एनडीए का गठबंधन होता है 303 सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार को मिलती है, दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। और उसी साल दिसंबर में जो हमारे एरोप्लेन है उसको हाईजैक कर लिया जाता है अफगानिस्तान में और मसूद अजहर को जो है छोड़ना पड़ता है, वो भी कहानी हो जाती है। मतलब ये सरकार इनकी बनती नवंबर में, दिसंबर में ये कांड हो जाता है। फिर उसके बाद 2 वर्षों बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है 2002 में, अगले साल गुजरात में दंगे हो जाते हैं। और इस बीच 1991 में जो भी कारगिल युद्ध होता है, लेकिन उसके अगले साल ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी परवेज मुशर्रफ से एक तरह से संधि कर लेते हैं, उनको बुलाते हैं अपने यहाँ, समझौते होते हैं। तो मतलब वो ये कहना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे कि ठीक है जो भी हुआ कारगिल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग को विकास करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 2001 के बाद, मतलब ये सब होने के बाद भी भारत का विकास इतनी तेज़ी से होता है कि उस समय एक जो चुनाव में जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो नारा भी देते हैं ये लोग साइनिंग इंडिया का। और चुनाव जो है होने थे जब भी 6 महीने पहले चुनाव करते हैं। इनको लगता है कि हमने इतना विकास किया है, इतना देश की इकोनॉमी जो है उस समय जीडीपी ने 7% से अधिक, लगभग 8-9% से ग्रो किया था। तो 6 महीने पहले चुनाव करते हैं, साइनिंग इंडिया के नारे दिए जाते हैं, लेकिन ये कुछ काम नहीं आता है। हो सकता है कि अति आत्मविश्वास का शिकार रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी में ही कई सारे फैक्शंस हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का अपना एक गुट था, वो चाहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, वेंकैया नायडू जी ने कहा भी था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, तो वो अपनी बात वापस ले लेते हैं। फिर दोनों चेहरा होते हैं 2004 में, लेकिन जीत नहीं मिलती है। फिर सोनिया गांधी आ जाती हैं और 14 साल तक, अगले 10 सालों तक मनमोहन सिंह एक रोबोट प्रधानमंत्री देश के बनते हैं। तो ये भारत का इतिहास था। और कुल मिला के आज भारत की स्थिति ऐसी है, कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि हम भी जाके वहाँ पे लाल चौक पे झंडा फहरा सकते हैं। और जिस तरह से मोदी जी की कार्य चल रहा है, जिस तरह से मोदी जी का कार्य प्रगति पे है, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी का बयान कल ही आया है, उन्होंने कहा भी है कि जो पीओके है वो भारत का ही है, हम उसको अलग नहीं मानते हैं। और ऐसा संभव नहीं है कि सरस्वती जी का जो पीठ है वो पाकिस्तान में हो और बाबा अमरनाथ जो है वो अपने कश्मीर में हो, तो दोनों एक जगह होने चाहिए। तो उसके लिए तैयारी आप समझिए कि हो रही हैं। फिर तेजस्वी सूर्या का वहाँ पे जाना, ये भी कहीं ना कहीं संकेत है। और एक और खुशखबरी आपको देते हैं कि भारत जो है अब S-400 दूसरा यूनिट, मतलब एक यूनिट तो अभी पूर्वोत्तर भारत में लगा हुआ है, मतलब चाइना की तरफ मुंह करके S-400 एक तरह से मतलब वहाँ पे है, और एक दूसरा जल्द ही वहाँ पे लग जाएगा पूर्वोत्तर भारत में, लद्दाख के आसपास। और उसके बाद जो हमारे राफेल एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान से तेजस ओजस, वो सब तो लगे ही है। तो कुल मिला के और पिछले 5 वर्षों में जितनी सड़कों पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है बॉर्डर एरियाज में, वो अभूतपूर्व है। तो कुल मिला के तैयारी पूरी है, 2.5 मोर्चों पर निपटने की तैयारी है, जो हमारे पूर्व CDS बिपिन रावत जी कहते भी थे, तो उसकी तैयारी पूरी है। तो आने वाले समय में इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कश्मीर क्या पीओके भारत का हो सकता है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय, वंदे मातरम।